चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आज की क्लास फिर से शुरू करते हैं। आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और आप लोग भी अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, चीज़ों को नोट करते जाइएगा। तो आज की क्लास हमारी जो है यूनिट 4 में ही कंटिन्यूएशन में, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे शेक्सपियर के सोनेट नंबर 116, सोनेट नंबर 116, उसके थीम पर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं कि उसमें थीम, जैसे हमने आपको बताया था कि बेसिकली शेक्सपियर के सोनेट्स में अगर आप देखेंगे, शेक्सपियर के सोनेट्स में जो थीम है, शेक्सपियर के सोनेट्स में जो थीम है वो स्पेशली थीम जो है टाइम का, टाइम, ब्यूटी, लव, लव बहुत प्रोमिनेंट थीम है, एंड इमॉर्टैलिटी, ये बहुत ज़्यादा इनके सोनेट्स में मिलते हैं। ये प्रोमिनेंट थीम्स हैं इन द सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। अगर आपको लिखना हो कि नेम एनी 2 or 3 प्रोमिनेंट थीम्स ऑफ विलियम शेक्सपियर सोनेट्स, तो आप कह सकते हैं थीम ऑफ लव, थीम ऑफ ब्यूटी, थीम ऑफ टाइम, थीम ऑफ इमॉर्टैलिटी। इनकी जो है ये चर्चा करते हैं। अब हम बात करें कि जो हमारी ये सोनेट नंबर 116 है, इसकी थीम क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप क्वेश्चन का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको थीम अगर पता होती है तो बहुत अच्छा लगता है कि आप थीम जानते हो तो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसकी थीम क्या है? तो थीम है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, द कॉन्स्टेंसी एंड एंड्योरिंग नेचर ऑफ ट्रू लव। कह रहे हैं जो सच्चा प्रेम है वो कितना कांस्टेंट होता है, मतलब उसमें कितनी स्थिरता होती है, और एंड्योरिंग मतलब कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये चीज बताता है कौन? ये थीम है किसकी? सोनेट नंबर 116 की, कि ट्रू लव कितना कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज नहीं होता, और ये कितना एंड्योरिंग होता है, मतलब लंबे समय तक चलता है, कभी समाप्त नहीं होता। ये मेन थीम है। शेक्सपियर आर्ग्यूज दैट ट्रू लव इज नॉट अल्टर्ड बाय टाइम, सर्कमस्टांसेज और एक्सटर्नल चेंजेस। कल की क्लास में भी हमने आपको बताया था कि जो है सोनेट को जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो ट्रू लव होता है वो कोई भी चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज आ जाए, कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, वो अपने आप को बदलता नहीं है, अल्टर नहीं करता अपने आप को, वो वैसा ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मेन इसकी जो थीम है वो इसी पर डिपेंड है कि भाई जो प्रेम होता है, अगर वो प्रेम अस्थाई है और अगर वो प्रेम सच्चा है, तो निश्चित रूप से वो फ्लिटिंग जो है नहीं होगा, समय के साथ वो भागेगा नहीं, समय के साथ वो समाप्त नहीं होगा, टाइम उसका कुछ कर नहीं सकता। अब फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक अलग से क्लासेस भी पूरी दी हैं फिगर ऑफ स्पीच की। तो जैसे किस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, तो अगर हम उसकी बात करें तो मेटाफर देखिए कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो मेटाफर का यूज हुआ है लव को एक्सप्लेन करने में, जब पोएट लव को लाइक जैसे वर्ड, एज जैसे वर्ड यूज न करके डायरेक्ट इंप्लाई करता है। जैसे कहता है कि एवर फिक्स्ड मार्क, लव इज एवर फिक्स्ड मार्क। अब लव इज एवर फिक्स्ड मार्क, लव इज एवर फिक्स्ड मार्क। अब यहां पर देखिए, हमने आपको जब मेटाफर बताया था तो क्या बताया था? यहां पर जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी किसी एक चीज का कंपेयर किया जाता है, लेकिन इसमें एज, लाइक और एज एज जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। डायरेक्ट कह दिया जाता है कि उस पत्थर की तरह नहीं है, वो समुद्र में जो एक निशान होता है उसकी तरह नहीं है, बल्कि वही है, कह दिया गया। तो मतलब यहां पर क्या है? मेटाफर है। द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, कह रहा है सभी वॉन्डरिंग बार्क का स्टार है। मतलब ये नहीं कह रहा है कि स्टार की तरह है, जैसे स्टार जो है वो क्या करता है? दिशा के बारे में, समय के बारे में बताता है, वैसे ही प्रेम जो है वो क्या करता है? मनुष्य को दिशा दिखाता है और उसको आगे ले जाता है। तो कह रहा है ये नहीं है, बल्कि डायरेक्ट कह दिया कि वो स्टार ही है, लाइक जैसे वर्ड का यूज नहीं किया है। फिर हम देखते हैं इसमें दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, यूज हुआ है। देखिए एक्सप्लेनेशन जब आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये सब लिखना पड़ता है।
ये सब लिखना पड़ता है पोएटिक ब्यूटी में, जो है आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहाँ पर यूज हुआ है, तो जैसे कहता है टाइम इज पर्सनिफाइड एज अ फूल, टाइम को एक फूल के रूप में दिखाया गया है। अब ध्यान रखिएगा भाई, फूल कौन हो सकता है, कोई लिविंग बीइंग हो सकता है, फूल तो कोई लिविंग बीइंग हो सकता है, टाइम तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, वो कैसे हो सकता है। और दूसरा क्या है, इसको दिखाया है कि टाइम के हाथ में क्या है, एक बेंडिंग सिकल है, एक हंसिया है उसके हाथ में, और जो हंसिये को लेकर और क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब हाथ में कुछ लेकर के घूमने का काम कौन करेगा, लिविंग बीइंग कोई करेगा, हाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तो करेगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं पर्सनिफाइड किया गया है। तो डेथ एंड टाइम को पर्सनिफाइड किया गया है, ह्यूमन के रूप में दिखाया गया है, और ये दिखाया गया है कि कैसे ये फिजिकल ब्यूटी जो होती है, फिजिकल लव है, उसको कैसे नष्ट कर सकता है। तो वहां पर उस लाइन में क्या है, पर्सनिफिकेशन है। अलिटरेशन देख लीजिए, अलिटरेशन हमने आपको बताया था कि जब क्या होता है, हमारे कोई भी वर्ड होता है जो है साइड बाय साइड में वर्ड प्लेस किए जाते हैं, फ्रेजेस प्लेस किए जाते हैं, उसमें हर एक वर्ड का पहला अक्षर जो होता है वो लगभग लगभग रिपीट करता है, तो उसको हम कहते हैं अलिटरेशन। जैसे देयर इज एन इंस्टांस ऑफ अलिटरेशन इन बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। अब यहां पर आप देखिए रिमूवर और रिमूव, तो ये क्या हो गया, अलिटरेशन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर आर आर आप देखेंगे तो आर यहाँ पर, आर यहाँ पर, आर यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अलिटरेशन हो गया। तो एक फिगर ऑफ स्पीच आपका अलिटरेशन हो गया। तो मेटाफर जो है और अलिटरेशन, पर्सनिफिकेशन और अलिटरेशन। अब हाइपरबोल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर राइटर जो पोएट हमारे हैं शेक्सपियर महोदय, वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर भी बोल रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं कि अगर मेरी बताई हुई बातें सही नहीं साबित होती हैं तो मैं क्या मानूंगा कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, और जब ये बात कहते हैं नो मैन एवर लव्ड, और कभी किसी इंसान ने प्रेम किया ही नहीं है, तो ये क्या है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना है, ये एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट है। और जहां पर स्टेटमेंट को एग्जैगरेट कर दिया जाता है, बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जाता है, वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपर बोल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच आपको जब कोई स्टैंजा एक्सप्लेनेशन के लिए आता है तो वहां पर आपको इसको क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि इस लाइन में, इस वर्ड में ये फिगर ऑफ स्पीच है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच आप देखिए, ऑक्सीमोरन मैंने आपको बताया है कि जब क्या होते हैं, टू वर्ड्स ऑफ कंट्रेरी मीनिंग्स आर पुट साइड बाय साइड। जब दो वर्ड्स जो कंट्रेरी मीनिंग के होते हैं वो दोनों क्या किए जाते हैं, बगल बगल रखे जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। जैसे लव इज नॉट टाइम्स फूल, create an oxymoronic image because time is often seen as the ultimate power। अब देखिए यहां पर ऑक्सीमोरन क्या है, मीनिंग के तौर पर देखिए कि टाइम भाई माना जाता है कि समय से ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं होता, टाइम इज ऑल पावरफुल, समय से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और ये लाइफ को और किसको कंट्रोल करता है, प्रेम को भी कंट्रोल करता है। लेकिन यहां पर इसको क्या कहा जा रहा है, टाइम्स फूल, टाइम्स फूल कहा जा रहा है। इसका कहने का मतलब ये क्या है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम इज लिमिटेड, हाँ, इट डज नॉट इन्फ्लुएंस लव, ये लव को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो दो आइडिया, कॉन्ट्रेरी आइडिया शब्द के माध्यम से रखे गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन जो है फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच, वर्ड्स दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं अपोजिट मीनिंग के। आप ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ये वर्ड आपको मीनिंग में अपोजिट दे, आइडिया भी अगर अपोजिट दे रहा है और दोनों बगल बगल में रखे गए हैं तब भी वहां पर क्या होगा, ऑक्सीमोरन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, दोनों आइडिया बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, इसलिए यहां पर क्या है, ऑक्सीमोरन है। प्रेम समय का खिलौना नहीं है, ये क्या है, एक भाई विरोधाभासी विचार है, क्योंकि समय का खिलौना तो सब है, समय जिसको जब चाहता है तोड़ देता है ना,
लेकिन ये क्या कह रहा है, प्रेम समय का खिलौना नहीं है। तो ये तो विरोधाभासी हो गया ना, क्योंकि टाइम तो सबको डिके कर देता है, सबको नष्ट कर देता है। समय से कोई नहीं बचा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, महारथी जितने भी आए, सबको समय, राजा महाराजा भगवान तक जन्म लिए, सबको समय ने क्या किया, नष्ट किया। लेकिन यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि प्रेम को समय नष्ट नहीं कर सकता। तो ये कैसा आइडिया है, ऑक्सीमोरोनी के आइडिया है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो है क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। राइम स्कीम, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम आप सब लोग जानते हैं, बार बार मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको रट जाए। ध्यान रखिएगा, राइम स्कीम इसकी क्या है, पहले क्वार्टेन की है ए बी ए बी, दूसरे क्वार्टेन की सी डी सी डी, तीसरे क्वार्टेन की ई एफ, और चौथे क्वार्टेन की कपलेट की क्या है, जी जी। तो ये हो गया आपका 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन और 2 लाइन, टोटल मिला के कितना हुआ, 13 लाइन्स। और इसी को क्या बोलते हैं, सोनेट। क्या बोलते हैं, सोनेट। तो इसकी राइम स्कीम आप रट लीजिए, आपको याद होना चाहिए। और राइम स्कीम कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बताया ही था, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी इनकी लाइंस हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं, ध्यान रखिएगा, आयम्बिक पेंटामीटर, ये ध्यान रखिएगा। आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक किसको बोलते हैं, फटाफट बताइए। हाँ, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाई स्ट्रेस। जब अनस्ट्रेस सिलेबल आए पहले और उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल आए, तो ये जो पैटर्न होता है ये क्या कहलाता है, आयम्बस कहलाता है। और यही 5 बार रिपीट होगा, ये तो क्या कहलाएगा, पेंटामीटर। क्या कहलाएगा, आयम्बिक पेंटामीटर। जैसे यहां पर दिया है द दम द दम द दम द दम द दम, ठीक है। तो ये क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर। तो ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर के सोनेट्स आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखे गए हैं। वोल्टा की बात करते हैं। वोल्टा मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं शुरू के लेक्चर्स में, अगर आपको याद होगा तो आप शुरुआत में जाइएगा जहां हमने आपको सोनेट पढ़ाया है। सोनेट का हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप हमारे चैनल पे भी जाके देखेंगे सोनेट का वीडियो, वहां पर हमने आपको बताया वोल्टा। वोल्टा एक ब्रेक होता है, एक पॉज होता है, जहां से इमोशन चेंज हो जाता है पोएट का, पोएट का इमोशन चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टा बोलते हैं। जहां से पोएट का इमोशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वोल्टा द शिफ्ट आर टर्न इन आर्गुमेंट, जहां से आर्गुमेंट में या इमोशन में चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है, इज फाउंड इन द फाइनल कपलेट। शेक्सपियरियन सोनेट के अंतिम 2 लाइन में ये होता है। जब हमने आपको इटालियन सोनेट बताया था, तो अगर आपको याद हो तो इटालियन सोनेट में आई टोल्ड यू कि आफ्टर 8 लाइन, 8 लाइन ऑक्टेव के बाद पोएट क्या करता है, यहां पर थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसका इमोशन चेंज हो जाता है, उसका आर्गुमेंट चेंज हो जाता है सेस्टेट में। अगली 6 लाइन सेस्टेट में उसका इमोशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जबकि शेक्सपियर के सोनेट में तीनों क्वार्टेन तक एक इमोशन रन करता है और लास्ट के कपलेट में यहां से चेंज हो जाता है इमोशन, यहां से चेंज हो जाता है, आर्गुमेंट उसका चेंज हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये शेक्सपियर के जो है सोनेट्स की एक विशेषता है। तो कुल मिला जुला कर कहें तो सोनेट नंबर 116 जो है वो ट्रू लव बहुत ही जो है अनसेकेबल होता है, इटर्नल होता है, इसको दिखाता है कि सच्चा प्रेम जो है वो कभी डिगता नहीं है और वो हमेशा बना रहता है, वो शाश्वत है, प्रेम जो है वो शाश्वत है। और इसको जो है इन्होंने बहुत सारा मेटाफर, पर्सनिफिकेशन ये सब लगा करके यूज किया है। तो अब ये पोयम हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। हम अगली पोयम हमारी है जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो हम जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे और जो है उसके बाद हम लोग, चलिए तो आइए हम लोग अब अगला पोयम शुरू करते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है इस पोयम में तो पूछ सकता है, कोई लाइन कोई ऐसा कंफ्यूजन रहा हो तो अपना जो है कमेंट आप दे दीजिए, वहाँ से हम देख करके आपको आंसर दे देंगे। या आज पढ़ लीजिएगा, फिर से कल वाली वीडियोस देख लीजिएगा, फिर ये आज वाली भी थोड़ा जो बचा रह गया था
इसको देख लीजिएगा और शेक्सपियर का सोनेट पूरा तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं पहले से ही, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% तय है, 100% जिसको मैं बोल रहा हूं वो आना ही है, वो है एक्सप्लेनेशन। एक एक्सप्लेनेशन आपका आएगा शेक्सपियर से, शेक्सपियर के सोनेट से। अगर ये 14 लाइन आप याद कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि यहाँ से आपको 100% एक क्वेश्चन आएगा, और वो लगभग मान के चलिए कम से कम 5 नंबर का तो मिनिमम आपका होगा ही। तो केवल एक पोयम तैयार करके आप 5 नंबर के क्वेश्चन को आसानी से लिख पाएंगे। और आपको करना क्या है, कुछ नहीं, शेक्सपियर की बायो जो मैंने पढ़ाई है कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनके माता पिता का क्या नाम था, कुछ उनकी फेमस राइटिंग्स जो हैं, किससे उनकी शादी हुई, उनके क्या बच्चे थे, ये सब। उसके बाद जो है आपको इनके सोनेट्स के बारे में लिखना है। इनके सोनेट्स जो है इन्होंने 154 लव सोनेट्स लिखे हैं, 1 से 127 का एक पार्ट है, 127 से 152 का एक पार्ट है, और लास्ट में 153 154 का पार्ट है। और वो किसको किसको डेडिकेट है, पहला जो है WH को डेडिकेट है। WH कोई कहता है अर्ल ऑफ साउथम्पटन है, कोई कहता है अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक है। तो जो है आप, हालांकि साउथम्पटन ज़्यादा सटीक मिलता है। उसके बाद डार्क लेडी है, माना जाता है कोई एक जो है ऐसी महिला थी जिससे शेक्सपियर प्रेम करते थे, और उसको यहाँ पर डार्क लेडी सजेस्ट किया गया है। और लास्ट के 2 सोनेट्स। तो ये सारा आप, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन हो गया एग्जाम में, आ गया कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, राइट एन एसे या राइट अ नोट, राइट एन एसे या राइट अ नोट ऑन शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर एज अ सोनेटियर, शेक्सपियर एज अ सोनेटियर। तो यहां पर अगर आपको आ गया लिखने के लिए तो यही सब आप लिखेंगे। पहले उनका बायो लिखेंगे आप, शेक्सपियर क्या है, उन्होंने क्या क्या लिखा है, फिर उनके सोनेट्स लिखेंगे, सोनेट्स कितने उनके हैं, फिर सोनेट्स की थीम लिखेंगे, फिर उनकी स्टाइल लिखेंगे, फिर उनका राइम लिखेंगे, राइम स्कीम उनकी क्या है, फिर कौन कौन सा मीटर उन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया है वो लिखेंगे। ऐसे पॉइंट बना करके आप लिखते चले जाएंगे, आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। और ये तभी आप लिख पाएंगे जब आप इस वीडियो को बार बार वॉच करेंगे और एक एक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप इसको आसानी से कर लेंगे। आइए हमारा अगला जो पोयम है वो पोयम है हमारा ऑन हिज, हाँ बताओ है? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन यही है, हाँ तो हाँ वही होगा, और कहाँ से आएगा, यही तो आता है, बुक कौन लिखता है। जल्द ही हम अपनी बुक लाने वाले हैं, बहुत जल्द ही, आपके अगले सेमेस्टर के लिए, बच्चों के लिए, और BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों के बच्चों के लिए हम बहुत जल्दी अपनी खुद की जो है नोट्स तैयार कर रहे हैं, और उसको बुक फॉर्म में ले आएंगे आप लोगों के लिए। तो आप उसको लीजिएगा, आपको बहुत ही जो है कंटेंट वहाँ पर अच्छा लगेगा, और वही कंटेंट आपको हम यहाँ पर फ्री में पढ़ाएंगे भी, तो आपको बहुत बेहतरीन महसूस होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, अगली पोयम हमारी है मिस्टर जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो आइए ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है हम देखते हैं। 1 मिनट, इनकी बायोग्राफी मैंने कहीं पर लिखी हुई है, अगर यहाँ पे नहीं होगी तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, फिर आप बाद में हम नोट्स में उसको ऐड करवा देंगे, आप देख लीजिएगा। शायद स्लाइड्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, केवल यहाँ पर पोयम लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब हम आपको जो है दिखाते हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिल्टन के बारे में। चलिए देखिए, जॉन मिल्टन इनका नाम था, जॉन मिल्टन। ये इंग्लैंड के बहुत ही फेमस पोएट हैं, ये पोएट हैं। इनका जन्म जो है 1608 में, 1608 में, शायद 9 दिसंबर है, आप देख लीजिएगा एग्जैक्ट डेट, 9 दिसंबर 16, मैं PDF डाल दूंगा, वहां पे आप देख लीजिएगा। 1608 में इनका जन्म हुआ था। इनको कहा जाता है बिलेटेड एलिजाबेथन, बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। बिलेटेड कहने का मतलब यह है कि एलिजाबेथ का एज जो है वो 1557 से 1603 था, तो लगभग ये बीत चुका था। लेकिन चूंकि एलिजाबेथन एज का जो एक कह सकते हैं खुमार था, वो पोएट्री लिखने का जो एक लोगों के अंदर, वो अभी तक उतरा नहीं था, और उसी ट्रेंड को फॉलो करने वाले ये थे।
आपके जॉन मिल्टन साहब। जॉन मिल्टन साहब बहुत ही रिवोल्यूशनरी थे बाय नेचर, बहुत ही रिवोल्यूशनरी थे और बहुत ही बड़े विद्वान भी थे जॉन मिल्टन। और इनकी 2 बुक्स ऐसी हैं जो आपको याद ही रहनी चाहिए, आप भूल नहीं सकते। तो एक बुक उनकी है, एपिक है, जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको मैंने लिखाया भी था, वो है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट इनकी एक एपिक है, ये पब्लिश हुई थी 1667 में। ये 12 बुक में लिखी गई है, 12 बुक में, ध्यान रखिएगा 12 बुक में ये लिखी गई है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, पैराडाइज लॉस्ट। और इनकी और भी मैं इनकी बुक की बात करूं, अगर इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इनकी और बुक की बात करूं तो इनकी एक बुक है पैराडाइज रीगेंड, पैराडाइज रीगेंड। आइए देखते हैं, इनकी एक बुक है, ये भी इपिक है, ये 4 बुक में लिखी गई है, पैराडाइज रीगेंड। पैराडाइज रीगेंड ये पब्लिश हुई थी 1671 में, ये थी कितने 4 बुक्स में, ये याद आप रखेंगे। इनकी मैं फेमस बुक सिर्फ लिखा रहा हूं, ऐसे तो बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। इनकी एक और फेमस बुक है, प्ले है, पोएटिक प्ले बोलते हैं उसको, सैमसन एग्नास्टिस। सैमसन एग्नास्टिस, ये जो है एग्नोस्टिस जो है, ये पब्लिश होती है, ये भी 1671 में पब्लिश होती है। ये प्ले है, ध्यान रखिएगा, इसको हम कर्टन प्ले बोलते हैं या पोएटिक प्ले, मतलब पढ़ने के लिए लिखा गया था, कर्टन प्ले है। 1671 में सैमसन एग्नोस्टिस पब्लिश हुई थी। उसके बाद इनकी एक और जो फेमस बुक है जॉन मिल्टन की, बुक फॉर्म में लिखी गई, बाद में कलेक्ट किया गया था, वो थी सॉनेट्स। सॉनेट्स पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, सॉनेट्स पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। इसमें टोटल सॉनेट्स थे 23। सॉनेट्स की संख्या कितनी है टोटल? 23 सॉनेट्स याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी सॉनेट्स वर रिटन बाय जॉन मिल्टन, तो 23 सॉनेट्स इन ऑल, टोटल 23 सॉनेट्स इन्होंने लिखे थे, ये आप याद रखेंगे। और इन्होंने सॉनेट्स, कौन सा सॉनेट लिखा, ध्यान रखिएगा, इन्होंने कौन सा पैटर्न अडॉप्ट किया था, अगर किसी को याद हो तो मैंने बताया था कि इन्होंने इटालियन मॉडल को स्वीकार किया था। इटालियन मॉडल या जिसको हम बोलते हैं पेट्रार्कन मॉडल। और बाद में इन्होंने इतना ज्यादा इसको पॉपुलराइज किया कि इसी को हम क्या बोलने लगे, मिल्टॉनिक मॉडल। क्या बोलने लगे? मिल्टॉनिक सॉनेट भी इसी को बोलने लगे। कौन सा? जो ऑक्टेव और सेस्टेट में होता था, ऑक्टेव और सेस्टेट में। हमारी पिछली वीडियोज में जाके सॉनेट पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉनेट वाले में ऑक्टेव मतलब 8 लाइन, सेस्टेट मतलब 6 लाइन। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने इटालियन सॉनेट को, पैटर्न ऑफ सॉनेट को अडॉप्ट किया है और उसी पर इन्होंने 23 सॉनेट्स लिखे हैं। बहुत ही फेमस सॉनेट्स इनके कुछ ऐसे हैं जो कि आज भी यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इनके बारे में, अगर इनकी हम पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनके पिताजी को म्यूजिक बहुत पसंद था, म्यूजिक, इनकी माताजी को, तो ये म्यूजिक के भी काफ़ी फॉन्ड थे, नज़दीक थे। और बहुत कम उम्र में ही इन्होंने जो है अपनी पोयम लिखना शुरू कर दिया। पर माना जाता है कि 1629 में पहली बार जो है इन्होंने एक पोयम अपनी पब्लिश कराई थी, मॉर्निंग क्राइस्टिविटी करके एक पोयम है इनकी, 1629 में आई थी, जो कि पूरी और पूरी रिलीजियस पोयम थी। इसमें क्राइस्ट के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ओड है, ये ओड फॉर्म में लिखी गई थी। आप इसके बहुत डिटेल में मत जाइए, आपके लिए इतना फैक्ट बहुत है जो है। इनकी एक, मैंने आपको उस समय जब एलजी में पढ़ाया था तो इनकी एक पेस्टोरल एलजी मैंने बताई थी आपको, अगर याद हो तो। जॉन मिल्टन की एक पेस्टोरल एलजी है, अगर किसी को उसका नाम याद हो तो मुझे बता दे। जॉन मिल्टन्स पेस्टोरल एलजी, इनकी एक पेस्टोरल एलजी अगर किसी को याद है तो मुझे कमेंट करके बताए जो है। इनकी एक पेस्टोरल एलजी थी, कौन सी, अगर आपको याद हो तो कोई मुझे बताए। इनकी एक पेस्टोरल एलजी थी
फटाफट बताइए, कमेंट करके बताइए इनकी पेस्टोरल एलजी क्या थी। इनके दोस्त थे एडवर्ड यंग, उनकी डेथ पर लिखा था इन्होंने। बताओ फटाफट, बताओ फटाफट। लिसिडास, वेरी गुड। लिसिडास इनकी है जो इन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ पर लिखा था, तो ये भी आप याद कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस एलजी है ये। पेस्टोरल एलजी में आज भी इसका नाम जो है प्रथम और द्वितीय स्थान पर आता है। तो बहुत अच्छे जो है इसको आप याद रखेंगे। एलजी इनकी याद रखेंगे, दोनों इपिक इनके याद रखेंगे। सोनेट इन्होंने 23 लिखे हैं। इन्होंने पेट्रार्कन मॉडल को फॉलो किया था। और इनके सोनेट्स में अगर हम थीम की बात करें तो इनके सोनेट्स में थीम जो है वो थीम आपका, इनकी सोनेट में जो थीम है रिलीजियस, पॉलिटिकल थीम, रिलीजियस थीम और सोशल इश्यूज को इन्होंने अपने थीम के रूप में इंट्रोड्यूस किया था अपने सोनेट्स में। तो यहां पर इनका सोनेट दिया हुआ है। आइए हम इनके सोनेट को एक बार रीडिंग कर लेते हैं और फिर जो है हम लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन इसका करेंगे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में बताएंगे। तो आइए हम एक एक पहले इनकी 14 लाइन को बकायदा रिसाइट करते हैं, देखते हैं कि क्या इन्होंने लिखा है। अब ये कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कहते हैं व्हेन आई कंसीडर, जब मैं ये सोचता हूं हाउ माई लाइट इज स्पेंट। अब लाइट से यहां पर बात आ गई, तो लाइट मतलब विजन, यहां पर हम कहेंगे इनकी आई साइट की बात कर रहे हैं। आई साइट इनकी क्या थी, ये ब्लाइंड हो गए थे ना एट द एज ऑफ कितनी साल में, एट द एज ऑफ 44, 44 साल की एज में ही, 44 साल की एज में ही ये 1652 में क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। इनकी आई साइट चली गई थी 1652 में। तो इन्होंने ये सोनेट लिखा, बीच में इनके मन में ग्लानि आ गई थी कि मेरी आंख की रोशनी चली गई, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो इन्होंने सोनेट लिखा। सोनेट लिखते हुए अपने ब्लाइंडनेस को याद करते हुए कहते हैं व्हेन आई कंसीडर, जब मैं ये सोचता हूं, मैं समझता हूं इस बात को कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी आंख की रोशनी, स्पेंट मतलब होता है खर्च हो जाना, तो यहां पर मतलब कितने समाप्त हो गई, कोई चीज खर्च होगी तो क्या होगा, समाप्त होगी। तो कैसे मेरे आंखों की रोशनी समाप्त हो गई, चली गई, समाप्त हो गई। इन हाफ माई डेज, इन मतलब बिफोर, हाफ माई डेज मतलब, हाफ माई डेज मतलब जितने दिन मुझे जीना था, अभी तो मैंने आधा ही जिंदगी जी है, और आधा जिंदगी जीने से पहले ही मेरे आंखों की रोशनी चली गई। जब इस बात को मैं सोचता हूं, और क्या, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और आंखों की रोशनी चली गई, और अब ये पूरी दुनिया जो दूर दूर तक फैली हुई है, अब ये मेरे लिए कैसी है, अंधकार युक्त दुनिया है। ये इतनी बड़ी दुनिया मेरे लिए अंधकार युक्त हो गई है, अर्थात इस दुनिया में मैं बिल्कुल अंधेरे में जी रहा हूं। अब मुझे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब द वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ सो ब्यूटीफुल थिंग्स, आई कैन नॉट सी एनीथिंग नाउ। और ये वर्ल्ड अब मेरे लिए एक अंधेरे कमरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। कहते हैं ये बात मैं सोचता हूं, और ये भी मैं जब सोचता हूं कि एंड दैट वन टैलेंट, और भगवान ने मुझे एक टैलेंट भी दे दिया था। कौन सा टैलेंट, टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री, टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री, पोएट्री लिखने का टैलेंट भगवान ने मुझे दिया। और लेकिन दे तो दिया, अब वो टैलेंट क्या हो गया है, विच इज डेथ टू हाइड लॉज विथ मी यूजलेस। कह रहे हैं जिसको छिपाना, जितना छिपाएंगे वो डेड हो जाएगी। कह रहे हैं मेरे लिए एक मृत, एक कलाकार जो होता है, अगर उसको, जैसे मान लीजिए जिसको बहुत गाना पसंद है, बहुत सारे लोग गा रहे हों, और उसको ये फोर्स किया जाए कि देखो तुमसे, तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, तो उसको पूरी की पूरी महफिल कैसी लगेगी, ऐसी लगेगी मानो इसके लिए क्या है, मृत्यु के समान है, इससे अच्छा तो मर जाता, बल्कि वो न करता। तो क्या है, कह रहे हैं कि ये मेरे अंदर पोएट्री कंपोजिशन की जो कला थी, वो कला अब उसका मैं उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, और उसको छुपाना, उसको बचाना एक मृत्यु के समान है।
लेकिन क्या कर सकता हूं, लॉज्ड विथ मी, यूजलेस। नाउ द टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री लाइज इन मी, यूजलेस, बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ राइटिंग पोएट्री फॉर मी नाउ, बिकॉज आई कैन नॉट सी एनीथिंग, हाउ कैन आई राइट, मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं अब कुछ देख भी नहीं सकता, तो मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं इसका उपयोग कैसे करूं। ये भगवान से कंप्लेन कर रहे हैं कि भगवान आप ही बताइए, आपने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली और ये टैलेंट तो आपने दिया, लेकिन वही हाल है कि जैसे मान लीजिए भगवान ने मुंह सबको दिया लेकिन कितनों को खाना नहीं दिया है, तो कहते हैं कि वही है कि आपने मुझे टैलेंट दिया लेकिन आपने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, तो अब बताइए कि मैं कैसे जो है इस टैलेंट का उपयोग करूं। दो माई सोल मोर बेंट, हालांकि मेरा जो हृदय है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा उत्सुक है, क्या करने के लिए, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने मालिक, मेकर देखिए यहाँ एम कैपिटल से है, मेकर मतलब यहाँ पर गॉड हो जाएगा। कहता है हालांकि मेरा हृदय ईश्वर की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार है। अब क्वेश्चन उठता है कि ईश्वर की सेवा क्यों करना चाहते हैं मिल्टन, ईश्वर की सेवा मतलब ईश्वर ने क्या कहा है, क्या कहा ईश्वर ने, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, और ईश्वर ने मुझे टैलेंट दिया है क्या करने का, पोएट्री लिखने का। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ईश्वर ने मुझे थोड़ा बहुत जो भी टैलेंट दिया है आपको पढ़ाने का, अगर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मैं अपना कर्म सही से नहीं कर रहा हूं। तो कह रहे हैं कि मेरा हृदय तो उत्सुक रहता है कि मैं अपने मालिक की सेवा करूं, मतलब मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, अगर मेरी ही आंख की रोशनी चली जाए तो यहां पे मैं कैसे आपको पढ़ा पाऊंगा। हाँ, लेकिन मिल्टन फिर भी कहते हैं आगे चल के, आंख की रोशनी चली गई तो क्या हुआ, मैं यहां पर लिख नहीं पाऊंगा लेकिन बोल तो सकता हूं, बोल के आपको लेक्चर तो दे सकता हूं। तो वैसे ही ये भी मिल्टन आगे कह रहे हैं कि मैं अपने मालिक की, मेरा हृदय हमेशा तैयार है अपने मालिक की सेवा करने के लिए, एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट, और मैं चाहता भी हूं, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं ईश्वर के सामने अपना सच्चा लेखा जोखा दिखाऊं कि देखो प्रभु आपने मुझे ये काम दिया था और ये काम मैंने ईमानदारी से किया है, ये मैं दिखाऊं ईश्वर को। किस लिए, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब मैं वापस लौटूं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे चाइड करने लगे, डांटने लगे, फटकारने लगे। डांट न दे, फटकार न दे, कि क्या नॉनसेंस है, जैसे टीचर डांटता है फटकारता है ना कि तुमको ये होमवर्क दिया था क्यों नहीं करके ले आए, तुम्हारा काम था ये होमवर्क करना क्यों नहीं किए। तो ऐसे ईश्वर कहेगा कि जैसे आप लोग बहाने बनाते हैं, अरे सर वो क्या था कि आज शाम को लाइट कट गई थी, उसके बाद क्या था सर, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। तो मिल्टन कह रहा है कि मेरा हृदय तो बहुत उत्सुक है काम करने के लिए, ईश्वर की सेवा करने के लिए, कि मैं पहुंचूंगा और ईश्वर पूछेगा कि क्यों भाई मिल्टन क्या बात है, तुमको मैंने पोएट्री लिखने का टैलेंट दिया था तो क्या किया तुमने, कितनी पोएट्री लिखी। तो आप ये कहेंगे, मिल्टन ये कहेंगे कि अरे प्रभु 44 साल में तो मैं अंधा हो गया था तो मैं कैसे लिखता। तो ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटे, तो भाई भगवान कह सकते हैं ना कि अंधे तुम हो गए थे, बोल तो सकते थे, किसी से मदद मांग सकते थे, मैं आता तुम्हारी मदद करता किसी न किसी रूप में। तो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो मुझे पनिश करे, चाइड करे, स्कोल्ड करे। फिर क्वेश्चन पूछता है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, ये क्वेश्चन मार्क लगा है देखिए। डथ मतलब डज, ये ओल्ड इंग्लिश है ध्यान रखिएगा, डथ मतलब डज। डज गॉड, क्या गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, पूरे दिन रात मुझसे काम चाहता है, और कब, लाइट डिनाइड, मेरी आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी मैं अंधा हो गया हूं, फिर भी गॉड क्या चाहता है कि दिन रात मैं क्या करूं, पोएट्री लिखूं, ये गॉड चाहता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है गॉड से, गॉड से क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से पूछ रहा है, क्या ईश्वर मुझे ये चाहता है, आंखें को रोशनी छीन लिया फिर भी चाहता है। जैसे मैं आपसे कहूं, मान लीजिए मैं आपको दिन भर यहीं पर बैठा के रखूं कि ये काम कर दो बेटा, ये काम कर दो बेटा, ये काम कर दो पूरे दिन, और शाम को क्लास चलने लगी और मैं आपसे पूछूं कल तुमने शेक्सपियर का सोनेट तैयार किया, तो आप कहेंगे कि अरे क्या ईश्वर सर दिन भर मुझे बैठा के रखे थे तो मुझे पोयम रिसाइट करने का टाइम कब मिला। तो कह रहे हैं कि ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि गॉड है। कह रहे हैं कि आई फॉन्डली आस्क, मैं बड़े फॉन्डली मतलब मूर्खतापूर्ण कह सकते हैं, मैं फॉन्डली आस्क करता हूं, बड़े मूर्खतापूर्वक खुद से पूछता हूं
कि क्या ईश्वर मेरी आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी मुझसे काम करवाना चाहता है। लेकिन तभी क्या होता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइड, लेकिन मेरे पेशेंस ने, मेरे धैर्य ने, ये मेरा जो मरमर, मरमर मतलब यहां पर बुदबुदाना मतलब कंप्लेन, ये जो मेरी शिकायत थी उसको रोक करके सून रिप्लाईज, तुरंत उत्तर दिया। जैसे आप लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं ना कि एक व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति अपनी आत्मा से बात करता है, सेकंड सेल्फ से अपने बात करता है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, फिर वो कहता है अरे नहीं अच्छा काम है कर ले, एक उसका आत्मा कहेगा कि नहीं बुरा काम है मत कर। ऐसे ही एक इनका पार्ट कह रहा है, हाँ कॉन्फ्लिक्ट चलता है हमेशा, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता है हमारे। तो कह रहा है कि एक माइंड हमारा कह रहा है कि गॉड ने हमारी आंखों की रोशनी छीन ली फिर भी चाहता है दिन रात काम करें, और दूसरा माइंड कहता है अरे चुप हो जा, ईश्वर से शिकायत नहीं करते जो है। हाँ, और उसने रिप्लाई दिया, क्या रिप्लाई दिया, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, कह रहा है ईश्वर को किसी भी आदमी के काम की जरूरत नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहां पर आकर के एक लाइन लिख दोगे तो उससे टीचर का तुम बहुत हेल्प कर दोगे, तो उसकी किसी की ईश्वर को जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं कि ईश्वर को किसी काम की जरूरत, किसी आदमी से किसी काम की जरूरत नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट्स, और कहता है न तो अपने गिफ्ट्स के बदले में कुछ रिटर्न चाहता है, उसने आपको इतना महत्वपूर्ण जीवन गिफ्ट में दिया है, उपहार में दिया है, लेकिन उसके बदले वो कुछ चाहता नहीं है। ईश्वर कुछ नहीं मांगता, गॉड नेवर आस्क यू। हम बस जाते हैं, हम आप मंदिर में लड्डू और दुनिया भर की चीजें, मिठाई, ये सब सोने चांदी चढ़ा के आते हैं। कभी ईश्वर ने मांगा किसी से कि भाई मैंने तुम्हें इतना पैसा दे दिया, मैंने तुम्हें करोड़पति बना दिया, तुम लाओ मुझे दे दो, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो? कभी नहीं मांगता ईश्वर। तो ये मिल्टन का अंतरात्मा कह रही है कि क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम, गॉड से क्वेश्चन कर रहे हो। अरे गॉड, तो गॉड को किसी की जरूरत नहीं है, वो जो गिफ्ट दे देता है, उसके बदले में कुछ चाहता नहीं। जैसे आजकल पार्टीज में रिटर्न गिफ्ट का एक फैशन चला है, रिटर्न गिफ्ट का, कहता है गॉड रिटर्न गिफ्ट कोई नहीं चाहता, उसको दे दिया गिफ्ट तो दे दिया। हु बेस्ट बियर हिज मॉइल्ड यॉक, दे सर्व हिम बेस्ट। पता है गॉड की सबसे अच्छी सेवा कौन करता है? तो उसके माइल्ड यॉक, उसके दिए गए जो भी यातनाएं हैं, जो भी दुख तकलीफ जो भी है, उसको प्रसन्नता से सह जाए, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करता है। हठयोग होता है हमारे यहाँ कि जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, अच्छा ही है तो ईश्वर कर रहा है, बुरा भी है तो ईश्वर कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब तक अच्छा होता रहता है तब तक हम करते हैं, और जब बुरा हो जाता है तब कौन करता है? ईश्वर करता है। अगर आप पढ़ लिख रहे हैं, कुछ बन जाएंगे तो ये आपने किया है, और अगर आप नहीं बन पाए, 0.25 से रुक गया, तो आप कहेंगे भगवान की मर्जी नहीं थी, भगवान ने साथ नहीं दिया। तो अच्छा आपने किया तो आपने किया, और बुरा हुआ तो ईश्वर ने किया। तो कह रहा है ना 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 ना, ये ध्यान रखो, ईश्वर की सबसे बेहतरीन सेवा वो करता है जो उसके द्वारा दिए गए दुख तकलीफ खुशी जो भी है सबको एकदम शांति पूर्वक सहता है, वही उनकी अच्छी सेवा करता है। मतलब हमें अगर जीवन में कोई तकलीफ आई है तो उसके लिए ईश्वर को कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को पता है किसको कब क्या देना है। और अच्छी सेवा यही है कि हम तब भी अपना काम करते रहें, ईश्वर द्वारा दिए गए जो आदेश हैं उसका पालन हम करते रहें। हिज स्टेट इज किंगली, कहता है उसकी पोजीशन ऐसी थोड़ी ना है कि तुम उसके ऊपर आरोप लगा दोगे, उसको जरूरत होगी, अब शाम को नहीं आओगे, मेड नहीं आई तो खाना कैसे बनेगा। कह रहा है उसका स्टेट तो राजाओं की तरह है, स्थिति राजा की स्थिति है उसकी। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, कह रहा है उसके एक आदेश पे पता है हजारों लोग तैयार हैं, एक आदेश पर उसके हजारों लोग तैयार हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, चाहे लैंड हो चाहे ओशन हो, धरती से आसमान समुद्र हर जगह हजारों लोग हमेशा तैयार हैं उसके लिए। विदाउट रेस्ट, बिना थके बिना रुके काम करने के लिए। ईश्वर को ये मत सोचो कि तुम ईश्वर का वो नहीं करोगे, ईश्वर को जल नहीं चढ़ाओगे, ईश्वर को लड्डू नहीं दोगे तो ईश्वर नाराज हो जाएगा। हजारों लोग उसके पास हैं उसके आदेश का पालन करने के लिए, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बिना थके हारे वो उसकी सेवा कर रहे हैं। और लेकिन सबसे अच्छी सेवा जो करता है वो क्या कर रहे हैं? दे आल्सो, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं सर्व
वो भी ईश्वर की बहुत सच्ची सेवा करते हैं, या माना जाता है वो भी ईश्वर के सच्चे सेवक हैं, जो क्या करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल आराम से खड़े हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कभी न कभी ईश्वर हमें भी मौका देगा। अपना कर्म करेंगे, जैसे आप कर्म करते जाइए बहुत सारी समस्याएं आएंगी। कोई आपको कहेगा कमारा है, जाता है कोचिंग में टाइम पास करता है, कॉलेज में जाता है टाइम पास करता है, इसको पढ़ के इंग्लिश पढ़ के क्या करेगा, या ये पढ़ के क्या करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप शांत रहिए, इंतजार करिए, ईश्वर समय आएगा खुद ही जवाब देगा। यही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। तो ये जॉन मिल्टन साहब कह रहे हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, इसको हम लोग और डिटेल में जो है देखेंगे, हालांकि हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया है, तो इसको आज मैं नहीं करूँगा, आज क्लास में यहीं पर एंड करूँगा। कल हम लोग फिर क्लास में मिलेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। और तब तक जो है आप अपना ख्याल रखिए, और कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। यूट्यूब पे आपको ये मिल जाएगा, इस वीडियोज़ को आप लगातार शेयर करते रहिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता रहूं। चलिए ठीक है, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं कल आपसे।